तो अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। नंबर्स बेसिकली दो तरह के हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एक हमारे पास रियल नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम क्लास 11 में जाके पढ़ते हैं। जब हम 11th क्लास में हायर मैथमेटिक्स अडॉप्ट करेंगे, उसमें नॉन मेडिकल या कॉमर्स विद मैथ्स करेंगे, तो उसमें चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वहाँ पे जाके हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर दो तरह के हैं, एक इसमें आ जाता है रैशनल नंबर्स और एक इसमें आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल इर्रेशनल के बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, नंबर सिस्टम, उसमें जो चैप्टर था पहला चैप्टर, उसमें रैशनल और इर्रेशनल के बारे में बहुत खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया। तो इन शॉर्ट हम रैशनल और इर्रेशनल को कैसे डिफाइन करते हैं। रैशनल नंबर्स क्यों हैं, क्या है रैशनल नंबर्स? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, जिनको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, और जो फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, कैन नॉट be expressed, numbers which cannot be expressed in p by q form। p by q मतलब फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब है p by q में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर जो p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट करें जो प्रॉपर सॉल्व नहीं होता, ठीक है, जिसका आंसर पॉइंट्स में आएगा, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा इरेशनल की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से रूट 5, तो ये इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। अगर हम कहें रूट 4, तो ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 4 का रूट हो जाता है 2, तो इसको हम इरेशनल वाली साइड में नहीं लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर है। और फ्रैक्शंस में किस किस को कर सकते हो आप? फ्रैक्शन में कर सकते हो नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सब फ्रैक्शंस में पुट किए जा सकते हैं। अच्छा, दो और तरह के नंबर्स हैं, 9th क्लास में भी इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। रीकैप हो रहा है एक बार फटाफट से। एक इसमें आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो टर्मिनेट तो नहीं करेगा बट उसमें पॉइंट के बाद बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें पॉइंट तो होगा, डेसिमल तो आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद जो डिजिट आएंगे वो अपने आप को लगातार रिपीट करेंगी, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और इस केस में हमने क्या कहा, एक तो वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, दूसरे वो वाले नंबर जिनका रूट परफेक्ट सॉल्व नहीं होता। वो रूट कोई भी हो सकता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कुछ भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहें 32 का फिफ्थ रूट, तो ये तो एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ 2। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ऊपर 1/5 कट गया तो 2 आंसर आ गया। सो दिस इज़ नॉट अ इरेशनल, ये रैशनल की कैटेगरी में आएगा बिकॉज इसका रूट सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें 32 का क्यूब रूट, तो ये आएगा इरेशनल की कैटेगरी में बिकॉज ये परफेक्ट सॉल्व नहीं होगा, ये पॉइंट्स में आंसर आएगा। और उसके बाद इरेशनल की कैटेगरी में कौन से नंबर्स आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो वाले नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं करती। फॉर एग्जांपल, जैसे 4 पॉइंट कुछ भी लिख दो, 985720190116 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या हो रहा है कि डेसिमल तो 4 के बाद ही आ गया,
4 पॉइंट, है ना, यहाँ पे डेसिमल आ गया। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो ना तो रिपीट हो रहे हैं, ना ही उनमें कोई पैटर्न है जो बार बार रीअकर हो रहा है। तो ये वाली जो एक्सपेंशन है इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहाँ पे टर्मिनेटिंग वाली की एग्जांपल अगर हम लिखें, यहाँ पे टर्मिनेटिंग की एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है लाइक 2.5, 2.569428, दैट्स इट। ठीक है, पीछे ऐसे डॉट्स नहीं लगे हुए, डॉट्स नहीं लगे तो इसका मतलब है ये 8 पे जाके ख़त्म हो गया। तो डेसिमल के बाद चाहे 50 डिजिट लिखे हों लेकिन उसके बाद वो रुक गया, उसके पीछे डॉट्स नहीं लगे, इसका मतलब वो कौन सी एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा रैशनल की कैटेगरी में। ठीक है जी। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसकी एग्जांपल अगर लें, इसकी एग्जांपल 1.212121 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें 212121 ऐसे रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर दो दो डिजिट है। तो रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने ही हो सकते हैं, बस ये है कि वो जो ब्लॉक है वो रिपीट करना चाहिए। तो इसमें रिपीट हो रहा है, सो ये किस कैटेगरी में आ गया, रिपीटिंग की कैटेगरी में। और रिपीटिंग वाला किस में आ जाता है, रैशनल की कैटेगरी में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ये सब हमने पहले भी पढ़ रखा है 9th क्लास में, एक बार थोड़ा सा रिकैप था, क्योंकि इन शॉर्ट अगर MCQ वगैरह आ गया जिसमें 4 ऑप्शन है उसमें से इरेशनल ढूंढना है, 3 रैशनल लिखे होंगे, एक इरेशनल लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इरेशनल नंबर कौन सा है। और इसके अलावा अगर एक बात और नोटिस की जाए कि अगर आप रैशनल के अंदर इरेशनल नंबर को ऐड ऑन करोगे तो हमेशा आंसर इरेशनल आएगा, मतलब कि जो इरेशनल नंबर है वो डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं इस चीज़ को, नोट यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रैशनल में प्लस करो या माइनस करो इरेशनल, तो हमेशा आंसर इरेशनल आएगा। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करो या फिर इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करो या फिर रैशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, प्रोवाइडेड, बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, प्रोवाइडेड कि जो आपने रैशनल नंबर यहाँ पे लिया वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड रैशनल शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि अगर रैशनल खुद ज़ीरो हुआ तो ज़ीरो बाय इरेशनल, ज़ीरो बाय कुछ भी लिखोगे तो आंसर तो ज़ीरो आ जाएगा, वो तो रैशनल की कैटेगरी में चला गया। और अगर आप इरेशनल बाय रैशनल में रैशनल की जगह ज़ीरो लिख दोगे, है ना, जैसे ज़ीरो बाय इरेशनल दैट इज़ ज़ीरो, ये तो रैशनल बन गया। तो इसलिए हमने कहा रैशनल नंबर की जगह आप ज़ीरो नहीं लिख सकते। और अगर हम यहाँ पे करें कोई भी इरेशनल डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, ये बात आप याद रखिएगा। जिन बच्चों ने आगे चल के +1 में मैथमेटिक्स ऑप्ट करना है वो बच्चे ये बात याद रखेंगे कि डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, ज़ीरो के साथ आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी क्वांटिटी को। और अगर आप कहें कि ज़ीरो बाय ज़ीरो, सो दैट इज़ कॉल्ड अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसके बारे में पूरा डिटेल में टॉपिक है, लेक्चर है, लेकिन वो तब आपको सुनने को मिलेगा या इसके बारे में तब आप जान पाएंगे अगर आप +1 में नॉन मेडिकल की तरफ जाएंगे या +1 में मैथ्स ऑप्ट करेंगे, कोर मैथमेटिक्स वाला मैथ्स, अप्लाइड वाला नहीं। अप्लाइड वाले के बारे में मुझे पता नहीं है इसलिए उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। कोर मैथ्स में इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं नॉन मेडिकल में, ठीक है। अप्लाइड में है कि नहीं है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, कोर मैथ्स में तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमने ये दो नोट कर लिए कि रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, या इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, प्रोवाइडेड रैशनल नंबर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें 2 मल्टीप्लाई √5, सो दैट विल बी 2√5, और ये एक इरेशनल नंबर है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ,
आप 2 को √5 से डिवाइड करो या √5 को 2 से डिवाइड करो या दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। नेक्स्ट थर्ड नोट है, इरेशनल को इरेशनल के साथ प्लस करो, माइनस करो, या फिर इरेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर किसी इरेशनल को किसी इरेशनल के साथ डिवाइड करो। तो जो इसका आंसर है दैट मे और मे नॉट बी इरेशनल, वो इरेशनल हो भी सकता है, इरेशनल नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसे दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें √2 प्लस √8, या माइनस कर लें, √2 को √8 के साथ प्लस करें या माइनस करें, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। ये बस ऐसे लिखे जा सकते हैं, √2 प्लस माइनस √8 का बन गया 2√2। अब अगर इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 3√2, और अगर इनको माइनस करेंगे तो ये बनेगा -√2। तो ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आएंगे? इरेशनल की कैटेगरी में। ठीक है, √2 और √8 को करने से इरेशनल बना। यही दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, √8 इंटू √2, दैट विल बिकम √16। रूट के नंबर अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं और √16 होता है 4, ये रैशनल बन गया। और अगर हम इनको डिवाइड कर दें, √2 बाई √8, रूट वाले नंबर आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 1 बाई √4, √4 विल बिकम 1 बाई 2, और ये फिर से रैशनल में आ गया। ठीक है ना। रूट के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं वो आपस में डिवाइड हो सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। प्लस माइनस उनके आगे वाला कॉफिशेंट होता है। ये वो सारी पुरानी थ्योरी है जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि इरेशनल को इरेशनल के साथ प्लस माइनस करने से इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा नंबर कैसा है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे भी कुछ भी हो सकता है। अगर अगर हम नंबर मान लो ऐसा लेते, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 3 प्लस √5 और एक नंबर है 3 माइनस √5। ये दो अलग अलग नंबर्स हैं। अब 3 प्लस √5 दिस इज़ ऑल्सो क्या कहते हैं, इरेशनल, और 3 माइनस √5 ये भी इरेशनल। अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन करें तो देखो, जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो √5 प्लस माइनस में कट गया, आंसर क्या आएगा 6, और ये बन गया रैशनल। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने दो इरेशनल नंबर्स को ऐड ऑन किया और आंसर बन गया रैशनल। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर कि रैशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करेंगे, प्रोवाइडेड रैशनल नंबर ज़ीरो ना हो, तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। लेकिन दो इरेशनल आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे तो आंसर कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है या फिर इरेशनल भी आ सकता है। एक दो चीज़ें आप और यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि एक हमारे पास टर्म है पाई और एक टर्म है ई। E is called a exponential constant. This is called exponential constant. ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये दोनों इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे। जो पाई है, पाई इज कॉल्ड 3.14 एंड सो ऑन, है ना। अब अगर किसी के मन में ये चल रहा है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है और वो फ्रैक्शन में है एंड फ्रैक्शन रैशनल में आती है, तो पाई इरेशनल कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 सोचते हो कि ये सही वैल्यू है तो आपकी सोच गलत है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई की वैल्यू 3.1427 एंड सो ऑन ऐसे चलती है। पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, और वो कांस्टेंट नंबर है। जो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेट करते हैं या यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस में, वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है कि अब हम पाई की वैल्यू पूरी तो पुट नहीं कर सकते, या तो हम 3.142 तक कर लेंगे या 3.1427 तक कर लेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम पाई की वैल्यू 3.14 कर लेंगे, और अगर फ्रैक्शन में करनी है तो 22/7। ये जो हम पाई की वैल्यूज़ को क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं ये सब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ है। ये कोई
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू तो पाई की लिखनी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 जस्ट यूज्ड फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन। ठीक है जी। तो ये सब तो था हमारे पास रियल नंबर्स के रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके बारे में हमने बात करी। और एक दो चीज़ें और बतानी चाहूँगा कि अब इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, बच्चों का मोस्टली डाउट ये रहता है कि हमें पढ़ के पता नहीं चलता कि इसमें एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है। तो उसके लिए मैं दो तीन वर्ड्स हैं, वो वैसे मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्रह्मास्त्र है हर जगह पे चलेगा। ये है कि उसको देख के थोड़ा हिंट मिल जाएगा। बाकी तो जब क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसकी सेंस को समझेंगे, वो सेंस क्या कहती है उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जैक्टली, एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ऐसे अगर वर्ड्स कुछ यूज़ किए गए हैं तो इनका मतलब है कि हमें HCF करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उनमें से कॉमन फाइंड आउट करना है। और जैसे एक स्टेटमेंट आती है कि फाइंड अ नंबर, फाइंड, चलो मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके साथ डिविजिबिलिटी, डिवाइड्स, ऐसे वाले कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड अ नंबर which is divisible by 12, 18 and 24। ठीक है, एक और हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी, फाइंड अ नंबर which divides, सेम यही नंबर लिख लिए, 12, 18 एंड 24। अब देखो हमें दोनों में पता कैसे चलेगा किस में एलसीएम करना है, किस में एचसीएफ करना है। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ करना तो आता है ना। एलसीएम का क्या मतलब होता है, ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। एचसीएफ का मतलब होता है ऑल फैक्टर्स, सॉरी, कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल्स टू ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, all factors with highest power। और HCF का मतलब common factors with least power। ठीक है, common factors with least power। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, पहले तो पता करें कि किस में क्या करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आए, फाइंड अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय, इसका मतलब एलसीएम, कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी डिविजिबल बाय विद ऑल द नंबर्स, तो वो उनका कॉमन मल्टीपल होगा, उन तीनों के टेबल में आने वाला नंबर। जो नंबर 12 के टेबल में आएगा, 18 के टेबल में आएगा, 24 के टेबल में आएगा, वो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब जो तीनों के टेबल में आएगा। और अगले वाले में देखो, फाइंड अ नंबर विच डिवाइड्स, तो इस केस में हमें करना है HCF, विच डिवाइड्स दिस दिस दिस, मतलब कि एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा। जो तीनों को डिवाइड करेगा वो तीनों का कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर किस में आता है, HCF में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा वो तीनों के टेबल में आना चाहिए, तो दैट इज़ डिविजिबल बाय, तीनों के टेबल में आने वाला, ताकि वो तीनों से डिवाइड हो जाए। अब एलसीएम एचसीएफ यहीं से ही एक्सप्लेन कर देंगे सोल्यूशन। पहले तो हमने 12 के फैक्टर्स किए। 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 के फैक्टर्स विल बी 2 इंटू 3 स्क्वायर। और 24 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 क्यूब इंटू 3। ठीक है, अब पहले का आंसर क्या आएगा, आंसर फर्स्ट का एलसीएम
और आंसर 2 का HCF। एलसीएम करने का रूल क्या है? ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। ऑल फैक्टर मतलब इसमें है ही 2 और 3, हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स किए और उसमें 2 और 3 आया, तो यहाँ पे लिख लो 2 इंटू 3। अब इनकी लगाओ हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे ओनली 2 मतलब 2 की पावर 1, और यहाँ पे 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट कौन सी हुई? 3। और 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट वाली 2, तो ये बन गया 8 इंटू 9 विच इज़ इक्वल्स टू 24 लिख दिया, सॉरी 72। क्या हो गया? 72। अब देखो 72 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 72 18 से भी हो जाएगा, और 72 24 से भी हो जाएगा। तो तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है? 72। अब HCF का क्या रूल है? कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसे प्राइम नंबर्स जो तीनों के फैक्टर्स में आ जाए। तो 2 और 3 तीनों के फैक्टर में है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 3। अब इनकी लीस्ट पावर, तो 2 की पावर 2, 1 और 3 में से लीस्ट है 1, 3 की पावर 1, 2 और 1 में से लीस्ट 1, तो आंसर कितना आया? 6। देखो 6 जो है 12 को डिवाइड कर देगा, विच डिवाइड्स कर देगा, है ना, जो 12 को डिवाइड करेगा, 18 को भी डिवाइड करेगा, और 24 को भी 6 जो है वो डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से हमें एलसीएम और HCF के बारे में पता होना चाहिए कि फाइंड आउट कैसे करना है, और ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें HCF करना है और जिसमें LCM करना है। तो अभी पहले आप ये थ्योरी पढ़ लीजिए पूरी, एक बार अपनी NCERT के नोट्स खोल के उनको रेफ़र कर लीजिए, और अगर NCERT की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे जाके एक नज़र मार सकते हैं NCERT के क्वेश्चंस पे वेरी क्विकली। और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अब हम कुछ MCQs एंड PYQs सॉल्व करेंगे।